दोस्तों अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन इस वजह से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आप लोगों को इन एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर प्लान कर पाएंगे। तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पता है और वो कहते हैं कि सर एग्जाम की नोटिफिकेशन आ नहीं रही है और आप हर हफ्ते वीडियो लेके आ जाते हो। तो दोस्तों उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इन एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों यूपीएससी को ईपीएफओ ने रिक्वेशन भेज दी है 74 एपीएफसी वैकेंसीज की और 156 ईओ वैकेंसीज की। और यूपीएससी ने अपने आरटीआई रिप्लाई में क्लियरली बोला है कि भाई जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम अपनी वेबसाइट पे सून अपलोड करेंगे। तो दोस्तों नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकती है, मैं इसी बेसिस पे आपको कह रहा हूं। और दोस्तों ट्रस्ट मी, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन के बाद शायद आपको उतना टाइम ना मिले कि आप इतना वास्ट सिलेबस उस लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर कर पाओ। दोस्तों इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगभग 14-15 कंपोनेंट आप लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं। इनका डिकोडेड सिलेबस बहुत वास्ट है, तो जो 127 या फिर 128 डेज का टाइम आपको लास्ट टाइम भी मिला था, अगर उतना ही टाइम इस बार मिल गया तो शायद आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट ना कर पाओ। तो जो लोग इन एग्जाम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, इन एग्जाम्स में एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो पक्का देखें। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है, आप ये सब चीज जानते हैं, तो आप ये वीडियो स्किप करके कुछ और काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। लेकिन अगेन मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इन एग्जाम्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं रिटन मैनर में, तो आपको हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक भी पक्का डाउनलोड करनी चाहिए। बिकॉज दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन कि भाई डिकोडेड सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, सॉल्व पीवाईक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी प्रिपरेशन का, दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं। ये गाइड बुक एकदम फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी वीडियो की कि भाई एपीएफसी और ईयू एग्जाम के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो है बात करना चाहूंगा नोटिफिकेशन के स्टेटस की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शायद आप लोग जानना चाहते होंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में हमारे पास 2 आरटीआई रिप्लाई हैं। पहला आरटीआई है फ्रॉम ईपीएफओ और दूसरा आरटीआई है फ्रॉम यूपीएससी। देखो ईपीएफओ से हमने पूछा कि भाई क्या आप लोगों ने जो रिक्वेजिशन है 74 एपीएफसी वैकेंसीज की और 156 ईओ वैकेंसीज की वो यूपीएससी को सेंड कर दी है। तो इनका रिप्लाई ये आया था कि हाँ हमने सेंड कर दी है, ईपीएफओ की 156 वैकेंसीज की और ईओ की 74 वैकेंसीज की। और जो रिप्लाई आया था ये हमें 17 मार्च 2025 को आया था, लगभग 2 महीने इसको हो चुके हैं। अब दोस्तों हमने दूसरी आरटीआई जो थी वो फाइल करी यूपीएससी को। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या आपको रिक्वेशन रिसीव हुई है, तो उन्होंने बोला हाँ हमें रिक्वेशन रिसीव हुई है एंड वी विल सून अपलोड द नोटिफिकेशन ऑन दी वेबसाइट। तो ये दोनों केस के थ्रू हम क्या एक जनरलाइजेशन निकाल रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकती है और आप लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों यहां पर हम क्यों कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकती है, इसका जो रेफरेंस है मैं आपको 2023 की साइकिल से देना चाहूंगा कि 2023 की साइकिल में जब हमें यूपीएससी और ईपीएफओ की तरफ से ऐसा कुछ आरटीआई रिप्लाई मिला था, वो टाइम था नवंबर 2022 और नवंबर 2022 के बाद जो नोटिफिकेशन एक्चुअली रिलीज करी गई थी वो करी गई थी 25 फरवरी 2023 को। तो ये रिप्लाई मिलने के लगभग 3 महीने बाद हमें नोटिफिकेशन रिलीज होती हुई दिखी थी। तो यहां पर आप लोगों को ये रिप्लाई मार्च में मिला था, हम लोगों को रिप्लाई मार्च में मिला था, तो लगभग 3 महीने मतलब जून मंथ ऐसा है जहां पर नोटिफिकेशन आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर नोटिफिकेशन जून में आती है तो एग्जाम मोस्ट प्रोबब्ली नवंबर दिसंबर में हो सकता है। तो आपके पास अभी 4-5 महीने का टाइम है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का, जिसको आपको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना चाहिए। तो दोस्तों ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं पर प्रिपरेशन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज शायद आपको मोटिवेट करे कि भाई अब मेरे पास शायद टाइम कम है, तो मुझे या तो अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज लेना चाहिए या फिर नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, तो इसलिए मुझे पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि मैं नोटिफिकेशन के बाद सिलेबस कंप्लीट कर पाऊं। तो ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई एपीएफसी पोस्ट है क्या और ईओ पोस्ट है क्या और क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं। देखो दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर या फिर एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है कि भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी पोस्ट क्या होगी, हमारा स्टेटस क्या होगा, हमारी सैलरी क्या होगी, हमारा लेवल क्या होगा, हमारी क्लास क्या होगी और किस ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं इन फैक्टर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम या ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है तो इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप ईपीएफओ के एम्प्लॉय बनते हैं। ईपीएफओ क्या है? ईपीएफओ ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1952 में एक एक्ट के थ्रू बनी थी और वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल पोस्ट होती हैं, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एसएसए,
पीए, ईओयू, एपीएफसी, तो वो जो पोस्ट हैं उनमें से 2 पोस्ट एपीएफसी और ईओ पोस्ट पे आप जो एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों की पोस्टिंग होगी। तो अगर आप लोग एपीएफसी पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं तो आप ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। और ये जो पोस्ट है ये क्लास ए पोस्ट है। क्लास ए को आपकी रेफरेंस से समझिएगा कि जब आप यूपीएससी का आईएएस एग्जाम, आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आप लबासना में जाते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपका जो क्लास होता है वो क्लास ए ही होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर ज्वाइनिंग का। तो वही पैरेलल लेवल आपको यहाँ पर एपीएफसी पोस्ट के लिए भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपका पे बैंड क्या होगा? आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 का पे मैट्रिक्स मिलेगा और उस पर्टिकुलर पे मैट्रिक्स में आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक पे 15,600 से लेके 39,100 और आपकी जो ग्रेड पे होती है वो 5400 के आसपास होती है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है सून आफ्टर ज्वाइनिंग वो आपको लगभग 1,10,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में मिलती है। अब दोस्तों एपीएफसी एग्जाम के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि एग्जाम रेगुलरली नहीं होते हैं, हर साल ये एग्जाम कंडक्ट नहीं होते हैं। जैसे यूपीएससी सीएससी हर साल होता है वैसा ये एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम कुछ पीरियड्स के बाद होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जब ईपीएफओ में इन पर्टिकुलर पोस्ट पे वैकेंसीज क्रिएट होती हैं तभी ईपीएफओ रिक्वेस्ट भेजता है यूपीएससी को कि आप मेरी इतनी वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो। तो ये वैकेंसीज रेगुलरली जो है क्रिएट नहीं होती हैं, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर क्रिएट होती हैं जब कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाता है या फिर कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एग्जाम 2002 में हुआ था, फिर 4 में हुआ, फिर 12 में हुआ, 12 के बाद 15 में और 15 के बाद 2023 में हुआ और अब हम लकी हैं कि भाई एग्जाम जल्दी ही 2025 में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ईओ पोस्ट की बात करूं दोस्तों, ईओ पोस्ट है इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर। देखिए आपको यहाँ पे 2 नाम सुनने को मिल रहे हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, बट एज सच ये एक ही पर्सन है जो स्टार्टिंग में अकाउंट ऑफिसर बन जाता है और उसके 2-3 साल बाद वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाता है। तो बेसिकली शक्तिमान ही गंगाधर बनता है। इनिशियली वो अकाउंट्स के क्लेम वगैरह संभालता है, अकाउंट्स को प्रोसेस वगैरह करता है, तो वो अकाउंट ऑफिसर की जो है भूमिका में है। यहाँ पर वो ऑफिस में बैठ के काम करता है और जब वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाता है तो उसका अकाउंट से काम हट जाता है। वो फिर वो इन्फोर्समेंट जो है पीएफ एक्ट की उसको इंश्योर करता है, डिफरेंट इंडस्ट्री में विजिट करता है, तो फील्ड जॉब का काम फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हो जाता है। अब दोस्तों ये क्लास बी पोस्ट है। क्लास बी का मतलब क्या है कि भाई ये एक लेवल नीचे है कंपेयर टू एपीएफसी पोस्ट। ये आप अगर कंपैरिजन पोस्ट पार्ट से देखें तो ये जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, तो वहां पे जो लेवल है पोस्ट का वो क्लास बी है। तो आप यहां पर भी क्लास बी पोस्ट उसके पैरेलली ईओ पोस्ट पे भर्ती होते हैं। एंड दोस्तों ये लेवल 8 पोस्ट है एज पर दी 7th पे कमीशन। तो यहां पर जो आपकी सैलरी होती है वो 9300 से लेके 34,800 की बेसिक पे और ग्रेड पे 4800 की होती है। जो आपकी इन हैंड सैलरी आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पर आती है वो लगभग 85,000 के आसपास आप लोगों को मिलती है। और दोस्तों ये एग्जाम भी रेगुलर नहीं है, 2017 में हुआ, फिर 2021 में हुआ, फिर 2023 में हुआ और अब 2025 में होने के चांसेस हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, आप लोगों को जो पता होनी चाहिए थी। शायद ये चीज आपको मोटिवेट करेंगी और आपको और अच्छे से मेहनत करने के लिए आपको जो है एक उत्साह देंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो मैं हर एक डिटेल इसलिए आराम से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और आप पूरा फोकस अपनी तैयारी पे लगा सकें। दोस्तों जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो काफी बच्चों को डाउट ये आता है कि सर आपने 2 पोस्ट की बात करी, एपीएफसी पोस्ट और ईओए पोस्ट, क्या इन दोनों पोस्ट का एक ही एग्जाम होता है या इन दोनों पोस्ट का अलग अलग एग्जाम होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि एपीएफसी के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट होता है और ईओ के लिए अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। एक ही एग्जाम के थ्रू इन दोनों पोस्ट की भर्ती नहीं करते हैं। दोनों पोस्ट क्योंकि अलग अलग लेवल की हैं, अलग अलग सैलरी है, तो एग्जाम भी दोनों का अलग अलग होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या एग्जाम एक ही दिन हो सकता है या फिर एग्जाम अलग अलग दिन होता है? तो यहां पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर इन दोनों एग्जाम की नोटिफिकेशन एक ही दिन आती है, जैसे कि 2023 में हुआ था कि 25 फरवरी 2023 को एक ही नोटिफिकेशन में एपीएफसी की वैकेंसीज भी आई थी और ईओ की वैकेंसीज भी आई थी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चांसेस हैं कि जो एग्जाम है वो एक ही दिन कंडक्ट हो सकता है, बट एग्जाम एक दिन में भी अलग अलग कंडक्ट होंगे। एपीएफसी का इवनिंग में और ईओ का मॉर्निंग में जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो एक ही दिन में लेकिन अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए थे। किस सिनेरियो में? जब नोटिफिकेशन एक ही आ गई थी, एपीएफसी की भी और ईओ की भी। अब दोस्तों सेकंड सिनेरियो क्या है? भाई पहले एपीएफसी की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी, 1-2 हफ्ते बाद, 3-4 महीने बाद ईओ की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी, तो उस केस में एग्जाम अलग अलग दिन कंडक्ट हो सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये डाउट नहीं होगा कि भाई एग्जाम एक ही होगा या फिर अलग अलग दिन होगा। ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अब एक और डाउट ये आता है कि सर क्या एपीएफसी और ईओ एग्जाम का पैटर्न सेम है? बिल्कुल, देखो भले ही एग्जाम अलग अलग हो लेकिन इन दोनों एग्जाम्स के जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। अब ये पैटर्न है क्या? आप पहले तो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आइए, क्योंकि ये पैटर्न आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली देगा कि भाई शॉर्ट पैटर्न है, कि एक रिक्रूटमेंट टेस्ट है और फिर सीधा इंटरव्यू है। कोई थर्ड स्टेज नहीं है, बीच वाली स्टेज नहीं है। जैसे यूपीएससी सीएससी में क्या होता है, आप पहले प्रीलिम्स लिखने जाते हैं,
प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, फिर आप मेंस लिखते हैं, मेंस क्वालिफाई होता है, फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। तो वहां पर 3 स्टेजेस हैं। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो वहां पर भी फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू है। नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। तो वहां पर 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बट यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है, यहां पर आपको लग्जरी मिल रही है कि भाई आपको सिर्फ 2 ही स्टेज पार करनी है, रिक्रूटमेंट टेस्ट की और इंटरव्यू की। अब जब मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करता हूं तो इसके बारे में आपको समझना है कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि भाई यहां पर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग एक सेंटर में जाएंगे, वहां पर आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें ओएमआर शीट होगी। आप ओएमआर शीट पे अपने राइट आंसर मार्क करेंगे, आप ओएमआर शीट सबमिट करके पेपर अपने घर लेकर आ जाएंगे। तो ये जो यूपीएससी सीएससी का स्टाइल है ना, फिजिकल पेपर वाला, वही पेपर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई यहां पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पर जिनके आंसर आपको टाइप करके या फिर आपको पेंसिल लिख के सबमिट करने पड़ेंगे। यहां पर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जहां पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। आपको राइट आंसर ओएमआर शीट में ABCD मार्क कर देना है और फिर आपको ओएमआर शीट सबमिट कर देनी है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों पैटर्न क्या है रिक्रूटमेंट टेस्ट का? बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ध्यान समझिएगा कि भाई दोनों एग्जाम्स एपीएफसी हो या ईओए हो, आपको 120 मिनट ईच मिलेंगे। मतलब एक पेपर 2 घंटे का है। अब 2 घंटे में आपके सामने कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट 120 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के लगभग आपको 1 मिनट मिल रहा है। 120 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है 2.5, मतलब हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। तो टोटल पेपर आपके कितने मार्क्स का हो गया? 120 इंटू 2.5, 300 मार्क्स का। ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 300। अब दोस्तों बाई चांस अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हैं तो उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं? 2.5। तो 2.5 का 1/3 0.833 मार्क्स की आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। अब दोस्तों ये पेपर कितनी भाषाओं में आता है? 2 भाषाओं में। आप हिंदी में भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे पेपर है, इसके लेफ्ट साइड पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन जो है रिटर्न देखने को मिलेंगे और सेम का हिंदी वर्जन आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले अगर हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का पैटर्न क्लियर है। 300 मार्क्स, 120 मिनट, 120 क्वेश्चन, 2.5 फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.833 नेगेटिव मार्किंग एंड हिंदी और इंग्लिश में पेपर। अब जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि भाई आप लोगों को एक ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। अगर आपने वो ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई कर ली तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो यहां पर अगर आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि भाई आपको एक ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ वगैरह क्वालिफाई करनी है, हर कंपोनेंट की कट ऑफ नहीं है, एक ओवरऑल कट ऑफ है कि भाई 300 में से आपके 178.33 मार्क्स होने चाहिए या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तो आपको कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की। अब जब आप ये ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे और आप इंटरव्यू में जाएंगे तो दोस्तों इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का था। तो यहां पर 75% वेटेज इसको दे रहे हैं और 25% वेटेज इसको दे रहे हैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300 प्लस 100 400। तो 400 का 75% क्या है? रिक्रूटमेंट टेस्ट और 25% क्या है? इंटरव्यू। क्लियर है। अब इंटरव्यू जब आपका 100 मार्क्स का है तो यहां पर इन्होंने कंडीशन सेट कर दी जो कि रिक्रूटमेंट टेस्ट में नहीं थी। वो कंडीशन क्या है कि भाई आपको इंटरव्यू में बेस्ड ऑन योर कैटेगरी कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अब वो मिनिमम मार्क्स क्या है कि भाई अगर कोई बच्चा जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको इंटरव्यू में 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अपने इंटरव्यू में 45 या फिर 45 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा एससी, एसटी या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अपने इंटरव्यू में 40 या फिर 40 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो इंटरव्यू के लिए मेंशन किया गया है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है। अब मान लो आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट का पेपर क्वालिफाई कर लिया था और आपके मिनिमम मार्क्स का कोटा भी आपने क्वालिफाई कर लिया, आपके मार्क्स मान लो मिनिमम मार्क्स से ज्यादा थे आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो फिर दोनों नंबर को जोड़ा जाएगा और दोनों नंबर्स को जोड़ने के बाद अगर वो नंबर ओवरऑल कट ऑफ जो गई है 400 में से उससे ज्यादा है तो आप सिलेक्ट माने जाएंगे। तो यहां पर ये रूल है कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते रहेंगे, चेक किया जाएगा कि भाई इंटरव्यू में आपने मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फुलफिल किया है या नहीं किया है। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर आप ओवरऑल कट ऑफ चेक करेंगे, अगर वो क्वालिफाई हो रही है फिर आपकी सिलेक्शन इंश्योर हो जाएगी। आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। एपीएफसी और ईओए का एक्जैक्टली सेम पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। काफी लोगों को डाउट आता है कि भाई मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं, अगर होते भी हैं तो भी फिर डाउट आता है कि सर इस पॉइंट पे मुझे क्लैरिफाई कर दो। तो सर मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीजें बताना चाहूंगा
कि जब भी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि भाई हमारी एज लिमिट है इस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की बात करूं तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो कुछ इस प्रकार से है। भाई अगर आप एपीएफसी एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है कि भाई आप 16, 17, 15 ऐसे कुछ होने चाहिए, नहीं। ये मिनिमम एज लिमिट दोनों के लिए नहीं है, एपीएफसी यूयू के लिए। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि भाई आपकी जो एज है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की वो 35 ना क्रॉस कर चुकी हो। मतलब आप 35 से छोटे हो, 35 से छोटे हो, इक्वल भी नहीं, छोटे हो, तब आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ईयू एग्जाम की बात करें तो यहां पर भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कि भाई आपकी एज 30 क्रॉस ना कर चुकी हो। अगर आप 30 से कम है तो आप ईयू एग्जाम दे सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोनों ही एग्जाम्स में आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब यहां पर आप 40 तक और यहां पर आप 35 तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉई हैं तो अगेन 40 और 35। अगर आप ओबीसी हैं तो यहां पर 38 और यहां पर आप 33 तक एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां पर 45 और यहां पर आप 40 तक एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप आपको अब एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों इस पर्टिकुलर एज लिमिट के बेसिस पे जनरल कैटेगरी या फिर बाकी कैटेगरी वाले बच्चे 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी? अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं ग्रेटर देन 35, ओबीसी की बात करूं ग्रेटर देन 38, एससी एसटी की ग्रेटर देन 40। तो ये जो तीनों बच्चे हैं ये ना तो एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और ना ही ईयू एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई बच्चा ग्रेटर देन 30 लेस देन 35 और ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में जनरल कैटेगरी वाला बच्चा एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल है लेकिन ईयू एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर कोई बच्चा 30 से छोटा है तो 30 से छोटे वाला बच्चा एपीएफसी के लिए भी एलिजिबल है और ईयू एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है। तो दोस्तों एज लिमिट के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि एक डाउट आपको आएगा कि सर ये एज किस डेट से कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों जब मैं डेट की बात करूंगा तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब लास्ट टाइम 25 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आई थी और 17 मार्च 2023 वाज द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि भाई 17 मार्च 2023 को आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। अगर आप 35 से ऊपर हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप 30 से 35 हो 17 मार्च 2023 को तो आप एक एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाओगे। और अगर आप 17 मार्च 2023 को 30 से छोटे हो तो आप दोनों एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर पाओगे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो ये जो एज लिमिट या एज कैलकुलेट करने का डेट है, कट ऑफ डेट है, वो क्या है? लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए जब मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो एपीएफसी एग्जाम के लिए 2 क्वालिफिकेशन आती है। एक होती है मस्ट क्वालिफिकेशन कि भाई ये तो होनी जरूरी है, इसके बिना फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और एक होती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कि भाई अगर ये है तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा है। तो यहां पर एपीएफसी एग्जाम के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मस्ट क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ये ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में कंप्लीट होनी चाहिए मैटर नहीं करता, कितने मार्क्स से कंप्लीट होनी चाहिए मैटर नहीं करता, रिलेटिव मतलब डिस्टेंस होनी चाहिए या फिर रेगुलर होनी चाहिए अगेन मैटर नहीं करता। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर दी है। काफी बच्चों को डाउट होता है कि सर इसका इंपैक्ट क्या है, क्योंकि हमारे पास तो ये है नहीं। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बशर्ते आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीट हो रही हो। और यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का आपकी सिलेक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये आप लोगों को क्लैरिटी लेनी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है क्या कि भाई अगर किसी का डिप्लोमा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेबर लॉ में, तो उसको डिजायर्ड माना जाएगा, बट एज सच आपकी सिलेक्शन पे इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। ईओ की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही मेंशन कर रखी है, यहाँ पर कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों एक बच्चे को पक्का डाउट आएगा, वो बच्चा कौन सा है जो फाइनल ईयर में है कि भाई क्या मैं इस बार के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। देखो दोस्तों अगर नोटिफिकेशन आती है और आप अभी फाइनल डिग्री में हैं, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो उस केस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उस दौरान आपके पास फाइनल डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो सब्जेक्टेड टू कैंसिलेशन है। ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है। आगे बढ़ें। अब दोस्तों बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस की। देखिए जब भी हम एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस देखने आप लोग कहां जाते हैं? नोटिफिकेशन में जाते हैं। तो नोटिफिकेशन में आपको दोस्तों कोई डिटेल्ड सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा कि भाई हर कंपोनेंट के अंदर आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं होने वाला। वहां पर आपको सिर्फ कंपोनेंट के नाम दिखाई देंगे। बट कंपोनेंट के नाम देखने से पहले भी आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एपीएफसी और ईयू एग्जाम का सिलेबस सेम है या सिलेबस डिफरेंट है, तो हम किस एग्जाम को प्रिपेयर करें, कैसे अप्रोच करें दोनों के डिफरेंट सिलेबस को। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, और ईयू एग्जाम का सिलेबस एपीएफसी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है।
लेकिन जो बच्चा एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस प्रिपेयर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए रेडी हो रहा है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में जर्नल इंग्लिश आता है जो कि ईओ में भी आता है। एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस में फ्रीडम मूवमेंट भी आता है, करंट अफेयर भी आता है जो कि ईओ के सिलेबस में भी आता है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन सिर्फ एपीएफसी में आता है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये ऐसा टॉपिक है जो कि ईओ में भी आता है। इंडियन इकोनॉमी ईओ में भी आता है। अकाउंटिंग ईओ में भी आता है। आईआर एंड लेबर लॉ ईओ में भी आता है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ईओ में भी आता है। जनरल साइंस ईओ में भी आता है। ये सारा पोर्शन भी ईओ में भी आता है एक्सेप्ट द स्टेट पार्ट। तो यहां पर जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं एपीएफसी के वो काफी ज्यादा कॉमन है ईओ एग्जाम से, लेकिन कुछ टॉपिक जो मैंने सर्कल नहीं किए हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड स्टेट, ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं और ईओ एग्जाम में नहीं आते हैं। अब दोस्तों यहां से क्या मंत्र आपके लिए निकला, भाई अगर कोई बच्चा एपीएफसी एग्जाम का जो सिलेबस है, जो कि वास्ट सिलेबस है, वो प्रिपेयर कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका ईओ एग्जाम का सिलेबस रेडी हो जाएगा। ये ठीक है, क्योंकि वो वास्ट सबसेट है, ये थोड़ा कम सबसेट है। तो मैं अगर इक्वेशन बनाना चाहूं तो एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस से अगर मैं 5 कंपोनेंट माइनस कर दूं, कौन कौन से कंपोनेंट, कल्चर एंड हेरिटेज, पीडीजी पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस और स्टेट, तो मेरा सिलेबस क्या बनेगा, ईओ एग्जाम का सिलेबस बन जाएगा। तो बेसिकली आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आपको एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रिपरेशन से ऑटोमेटिकली आप ईओ एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई 2 डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन एक ही करनी है, लेकिन उस प्रिपरेशन का आप 2 एग्जाम्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये आई कि सर आपने सिर्फ कंपोनेंट के नाम बता दिए, लेकिन इन कंपोनेंट में डिटेल में हमें क्या प्रिपेयर करना है वो हमें कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको हर एक कंपोनेंट का डिटेल्ड सिलेबस बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपके पास मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा जहां पर हर कंपोनेंट का डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम मूवमेंट में हम शुरुआत करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, फिर हम आ जाएंगे कि भाई कैसे ब्रिटिश इंडिया में राइज करते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, फिर हम आ जाएंगे सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट पे, फिर हम बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट की, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, फिर गांधी जी की एंट्री और गांधी जी की मूवमेंट्स। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली फ्रीडम मूवमेंट है। कल्चर में हम जो है पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, पेंटिंग्स की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं, फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं, तो आपका कल्चर का सिलेबस है। तो ये डिटेल लिस्ट आपके पास होगी, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो यहां पे हमारी पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी में बेसिकली आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि भाई आप लोगों ने जो लक्ष्मीकांत के पहले 50-55 चैप्टर वो अच्छे से कवर करने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेम्बल, देन आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन आप प्रिपेयर करेंगे जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, देन यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, देन उसके बाद आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, फिर आप पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम के लिए आइडियली आप लोगों को 1 साल बिफोर द एग्जाम करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द एग्जाम करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आपको 5 मेजर डायमेंशन पे ध्यान देना है। पहली डायमेंशन है गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, सेकंड डायमेंशन है रिपोर्ट एंड इंडिसेस, थर्ड डायमेंशन है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, चौथी डायमेंशन है अवार्ड्स और 5वीं डायमेंशन है स्पोर्ट्स। ये आप किसी भी करंट अफेयर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप दैनिक जागरण फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों अगर बात करें और कंपोनेंट्स की तो यहाँ पे एक है इंडियन इकोनॉमी, पीडीजी एंड इंश्योरेंस। तो इनका सिलेबस अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई यहाँ पे आप डिमांड एंड सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये डिटेल सिलेबस आप लोग देखेंगे। देन इंश्योरेंस में दोस्तों आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, हार्डली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस ये कवर करेंगे। पीडीजी के लिए आपको बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया की थोड़ी फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर्स एंड जो माउंटेन सिस्टम है, और आपको डेवलपमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स, और आपको लास्ट में कवर करना है ग्लोबलाइजेशन, उसका इंपैक्ट हमारी इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, फिर हम अगर क्वांट की बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्वांट एंड रीजनिंग। रीजनिंग कम आती है, स्टेट भी कम आता है, बट क्वांट काफी एग्जाम में आता है, लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम क्वांट में बेसिकली पढ़ते हैं, सारे बेसिक टॉपिक आपके यहाँ पर भी कवर होंगे। ये लिस्ट अगेन आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं जनरल इंग्लिश की बात करूं
तो इंग्लिश का भी काफी बड़ा सिलेबस है, बट पिछले कुछ सालों से एग्जाम में 4 एरियाज ऐसे हैं जहां से इंग्लिश से 20 के 20 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पहला एरिया है रीअरेंजमेंट ऑफ पैराजंबल, सेकंड है रीडिंग कंप्रेhension, सिनोनिम एंटोनिम और लास्ट है इडियम एंड फ्रेजेस। तो वो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंपोनेंट का सिलेबस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन अकाउंटेंसी, काफी बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होंगे, उनको लगेगा कि हम अकाउंटेंसी कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अकाउंटेंसी में आपने बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपने पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर, आपने सीए लेवल का प्रिपेयर नहीं करना है यहाँ पर, आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है इन 20 टॉपिक पे, जिनमें कि ये पहले 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने पूरा फोकस रखना है। और आप क्लास 12th के लेवल की अगर अकाउंटेंसी प्रिपेयर करके जाते हैं, समझ के जाते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान ही रखिएगा कि भाई आप न्यूमेरिकल्स को भी टच करें, और डी के गोयल की एक वैसी बुक है क्लास 11th की जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग के लिए आपको सिर्फ 7 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, ये अगेन आप जो है टीएन शर्मा की बुक आती है, वहां से 7 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली आपके कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो करंट अफेयर से ओवरलैप करेंगे, जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, और कुछ पोर्शन ऐसे हैं 5-6 एक्ट जो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये एक्ट में आपको बेसिकली प्रोविजन सेक्शंस वगैरह कवर करने पड़ेंगे, और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आईआर एंड लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे आईआर वाले सेक्शन के टॉपिक ये मेंशन कर रखे हैं, और ये 12 लेबर लॉ हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। और अगेन आपको कहां से मिलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से, ठीक है। इसके लिए जनरल साइंस है, जनरल साइंस में बेसिकली आप लोगों को क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ बेसिक साइंस आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट करना चाहते हो, तो यहाँ पर 3 एरियाज ऑफ प्रिपरेशन है। पहला है जीएस कंपोनेंट, जिससे अराउंड 1/3 पेपर आएगा। तो जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, साइंस आ गया, तो यहाँ पर आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। लगभग 40 क्वेश्चन को आप टारगेट करिए, और उनमें से आपकी जो लिमिट है ना, वो लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की, अगर आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं। बट जो बाकी 2 एरिया हैं, एक है स्पेशल कंपोनेंट का एरिया जहां पे अकाउंटेंसी, आईआर, लेबर लॉ वगैरह आती है, वो कंपोनेंट जो कि आपने पहले नहीं पढ़े उनको पक्का कवर करिए, क्योंकि वहां पर स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है। और तीसरा एरिया है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, जहां से अगेन 40 के राउंड क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आप अगर अच्छी प्रिपरेशन कर ले तो आप 35 प्लस सॉल्व कर पाएंगे, तो उस एरिया पे भी पूरा फोकस रखिएगा। जनरली मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आप जीएस पे ओवर एम्फेसिस मत रखिएगा, आप बाकी पोर्शन पे भी इक्वल अटेंशन अपनी डाइवर्ट करिएगा, ठीक है। दोस्तों एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि भाई अगर आप इन एग्जाम्स की कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी ऑर्डर जो है जानना चाहते हैं, तो 8 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको बहुत तगड़े से प्रिपेयर करने चाहिए इन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। पहला है इंग्लिश, दूसरा है क्वांट, तीसरा है आईआर एंड लेबर लॉ, चौथा है अकाउंटेंसी, फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर, फिर आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी। ये 8 कंपोनेंट से अराउंड 100 प्लस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको मिस मत करिएगा। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और आप एक कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे 3 कोर्सेज आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। पहला कोर्स है मास्टर कोर्स, एक कंप्रेहेंसिव कोर्स जहां पे हर एक कंपोनेंट को डिटेल में कवर किया गया है विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउनलोडेबल नोट्स और चैप्टर वाइज क्विज, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन सेकंड है स्पेशल कंपोनेंट कोर्स, जहां पर जो कंपोनेंट आपने कभी नहीं पढ़े हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, उनको हमने कंप्रेहेंसिवली कवर किया और जीएस एंड क्यूआरई के आपको चैप्टर वाइज क्विज दिए हैं। तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार सब कुछ पढ़ लिया है और अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई और डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।